आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल एनिमे 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 बहुत ज्यादा चल रहा है। एक्चुअली है क्या ये एनिमे? मार्केट में बहुत सारा नकली माल भी आ चुका है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर सिंपल शब्दों में एक्चुअली एनिमे क्या है, वो बनता कैसे है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सबका ज्ञान फेंक फेंक के मारेंगे। तुम लपक लेना और फिर अपने दोस्तों को फेंक के मारना और उनके सामने एकदम शाना बन जाना। क्या? और कोई पूछे तो कहना कि बादल मास्टर सिखाए थे। जैसे कि स्टार्टिंग ज्ञान उनको फेंक के मार सकते हो कि हर एनिमे जैसी दिखने वाली चीज एनिमे नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली एनिमे सिर्फ वो मूवी और शोज हैं जो जापान में बनते हैं। बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनिमे का एक विजुअल स्टाइल है जिसको देखकर लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये एनिमे है, लेकिन जैसा एनिमे दिखता है उसके ऊपर जापान का कोई कॉपीराइट नहीं है भैया। तो तुम इंडिया में भी सेम वैसी दिखने वाली चीज बना सकते हो, बट टेक्निकली वो एनिमे नहीं होगा। इंडिया को तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने एक्चुअली ऐसा करके दिखाया हुआ है। और कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों को अगर नहीं पता है तो वो बिना जांच पड़ताल किए दिमाग में बिठा लेंगे कि ये एनिमे है, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। कमेंट में बताना तुम में से कितने लोगों को लगता था कि वो एनिमे है, बट नहीं, इट इज एक्चुअली एन अमेरिकन शो जिसको एनिमेट किया गया था साउथ कोरिया में। सेम एग्जांपल ले सकते हो, अभी एक लेटेस्ट शो चालू हुआ है, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, डेविल मे क्राई। अगर तुम में से कुछ थोड़े से भोले वाले लोगों ने वो देखकर सोचा होगा कि वो इस पे एनिमे बना दिया, तो वो एनिमे नहीं है, अमेरिकन प्रोडक्शन। और भैया जिस तरीके से चाइनीज वाले इस मार्केट के अंदर घुस रहे हैं ना, अगले कुछ सालों में बड़ी अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो सरप्राइज मत हो जाना, क्योंकि वो लोग भी एक अच्छे खासे स्केल में एनिमेटेड मूवी एंड शोज बनाते जा रहे हैं, जिसमें से कुछ हैं जो हूबहू एनिमे जैसे दिखते हैं, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में भी आ जाएगा, जैसे कि लिंक क्लिक। तो अब आई थिंक मैंने तुमको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है टेक्निकल ओवरव्यू का, लेकिन अगर हम लोग दिल की बात सुनने जाए, दिमाग को थोड़ी देर बंद करके कि एक्चुअली एनिमे क्या है, तो एनिमे एक नशा है। और एक बार बेटा जिसको लग गया ना, फिर वो में भी इतना डूब जाए कि दुनिया उसके ऊपर उंगली दिखा कैसे हे देखो पागल क्या कर रहा है। जापानीज एनिमेशन जो अपने एग्जिस्टेंस के मेजॉरिटी टाइम तक हैंड ड्रॉन 2D रहा है, ऑल्दो वो लोग आज के टाइम पे काफी ज्यादा 3D CG के ऊपर रिलाई करने लगे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको डिस्टिंक्टली डिफरेंट बनाती हैं, जैसे कैरेक्टर्स की बड़ी बड़ी आंखें, वाइल्ड हेयर कलर्स, कपड़े के ऊपर एक्सेसरीज, वियर्ड क्लोथ्स, अगर मैं बोलना भूल गया होगा तो। फाइट वाला एनिमे है तो अटैक करने से पहले उस अटैक का नाम जोर से चिल्लाना। और एक चीज जो एनिमे को एक्चुअली में इतना ज्यादा एडिक्टिव बनाता है ना, कि उस स्पेस के अंदर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ देखने मिल जाएगा, फिर भले ही वो 11-12 साल का बच्चा हो या फिर 50-60 साल का नौजवान। एक्शन, रोमांस, डार्क स्टफ से लेके एकदम फक्ड अप वाली चीजों तक सब तुमको एनिमे में देखने मिल जाएगा। एंड आई थिंक काफी सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी जब उन्होंने नया नया एनिमे देखना चालू किया, 5, 10, 15 टाइटल्स देख लिए और उसके बाद क्वेश्चन आया होगा एक सेकंड, इनकी सारी चीजें इतनी अच्छी कैसे हैं? जो भी एनिमे मेरा दोस्त यूट्यूबर या इंटरनेट के ऊपर मुझे पता चलता है वो इतना अच्छा कैसे निकल रहा है? बताओ क्या तुमने ये चीज एक्सपीरियंस करी थी? मेरे साथ ऐसा हो रहा था भैया, और उसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि ये इंडस्ट्री इतने सालों से एग्जिस्ट कर रही है, इतनी सारी चीजें बन चुकी है उसके अंदर, और तुम नया नया घुसे हो तो पहले अच्छी अच्छी चीजें ही देखोगे। और दूसरा, काफी सारे एनिमे मांगा के ऊपर बनते हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हो या उनकी कहानी प्रूवन है, हाँ ये काम करती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपने को इतना ज्यादा डाइवर्स और इतने ज्यादा अच्छे एनिमे देखने मिलते हैं। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली में एनिमे है कितना बड़ा? वेल, एक जो बहुत पब्लिक के सामने रिजल्ट पिछले साल अपने को दिखा कि हर एक सुपर हीरो मूवी इंक्लूडिंग सुपरमैन से ज्यादा पैसा कमाया एक एनिमे की मूवी ने, डीमन स्लेयर। तो उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमे आज के टाइम पे कहां स्टैंड करता है। वो कोई नीश नहीं रहा, मेन स्ट्रीम के अंदर घुस के उसका इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और मैंने काफी सारे रिसर्च देखे जो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मॉनिटरी टर्म्स में एनिमे कितना बड़ा है। तो एक का कहना है 2014 में वो $33 बिलियन की इंडस्ट्री थी, विच इज प्रोजेक्टेड टू बी डबल। 8 सालों में 2032 तक ये डबल होकर $64 बिलियन का हो जाएगा। एक और फन फैक्ट बताता हूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि एनिमे अभी रिसेंट में इतना चल रहा है, बट उसका एग्जिस्टेंस एक्चुअली तुम ट्रेस कर सकते हो अर्ली 1900s तक। 1900, उसके आगे छोटा एस लगा देना। रफली कहें तो 1910, 1917, 1920, 1930 के आसपास, मतलब कि एनिमे इंडस्ट्री जो है वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन जिस एनिमे को हम लोग आज के रूप में देखते हैं ना, जो इतना ज्यादा टीवी फोकस्ड है, उसकी शुरुआत ट्रेस की जा सकती है 1963। और क्या हुआ था 1963 में? एस्ट्रो बॉय का शो लॉन्च हुआ था। तो अगर कोई कहे कि एनिमे नई चीज है तो कहना बेटा तुम्हारे परदादा के जमाने का है। अगर उस टाइम पे इंटरनेट होता तो तुम्हारे परदादा ने भी एनिमे देखे होते। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में इतना ज्यादा हेवी फोकस क्यों दिया कि जापान के अंदर बना हुआ है तभी उसको एनिमे कहते हैं, क्योंकि उसका एक दूसरा साइड भी है। और जो मैंने एनिमे के ओरिजिन्स की बात करी थी अर्ली 1900, उसके ठीक थोड़ा पहले अमेरिका, यूएसए, वहां पर भी एनिमे का रेवोल्यूशन चालू हो चुका था। और ये
बहुत फैसिनेटिंग है देखना कि कैसे दोनों मार्केट्स एक दूसरे से इतना डिफरेंट गए, क्योंकि एक्चुअली जो अर्ली जापानीज एनिमे था ना वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न एनिमेशन से, स्पेशली डिज्नी। लेकिन अगर तुम आज के टाइम पे देखने जाओ तो यही यूएस वाले एनिमेशन का फेस पिक्सार मान सकते हो। उनके लेटेस्ट एनिमेशंस के फोटो देखोगे तो मोस्टली सब कुछ एक जैसा दिखता है। वही 3D वाले मॉडल्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रियलिस्टिक जाने की कोशिश करना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट्स रखना। और वहीं पर जापानीज एनिमे इसका ठीक उल्टा है, रियलिज्म से कोसों दूर 2D एनिमे कैरेक्टर्स और भैया कैरेक्टर के मूवमेंट्स इतने रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि अगर गलती से एक सेक्शन अपने को 2s पे एनिमेटेड होता हुआ भी दिख गया तो हम लोग साकुगा बोलते हैं। अगर तुमको ये मेरा लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया, टेंशन मतलब बेसिकली हुआ ऐसा ना कि शुरू में जापानीज एनिमे इंडस्ट्री में उतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो उसको वर्क अराउंड करने के लिए उन्होंने ऐसे टेक्निक्स बनाए कि हमको बहुत ज्यादा चीजें वापस से ड्रॉ नहीं करनी पड़े, लेकिन फिर भी फ्रेम के अंदर मूवमेंट लगे। जितना लिमिटेड एनिमेशन में अपना काम चल सकता है, जितने कम फ्रेम्स में हम लोग इसको बना के निकाल सकते हैं उतना बढ़िया, क्योंकि आपको मोस्टली प्रेजेंट उसको टीवी पे करना है, रेवेन्यू भी वही से जनरेट हो रहा है और इसके कारण वो एक टेम्पलेट बन गया जहां पर अमेरिकन एनिमेशन मोस्टली किड्स या फिर फैमिली ओरिएंटेड ऑडियंस की तरफ बनाया जाता था। और कार्टून्स अगर बन रहे हैं तो वो काफी ज्यादा एपिसोडिक है, मतलब हर एपिसोड में नई कहानी दिखेगी, फिर अगले एपिसोड में रीसेट, जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचते जाओ। एनिमे की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जहां पर उसने मांगा के ऊपर फोकस करना चालू किया, जिसके कारण आप सिर्फ बच्चों के लिए कार्टून नहीं बना रहे हो बल्कि हर एक एज को टारगेट कर सकते हो। आपको बताया कि आपकी कहानी यहाँ चालू होनी है, वहां जाके खत्म होनी है। और जैसे जैसे कंप्यूटर पावरफुल होते गया उसके अंदर 3D के सॉफ्टवेयर आया, एनिमेट करना उस पे और ज्यादा शिफ्ट किया यूएस ने। यही सेम चीज जब जापान के अंदर करने की कोशिश करी गई तो भाई अर्ली रिजल्ट्स इतने बुरे थे कि बजक का अगर वो सीन मेरे सामने आ जाए तो ट्रॉमा हो जाता है। एनिमे के फैंस भाई 3D CG नाम सुनते ही कपकपाने लगते हैं, क्यों कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम पे वो सिचुएशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जापानीज एनिमे भी 3D CG का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, मतलब अच्छे क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, ऐसा मैं कहना चाहता था। अच्छा वो बनता नहीं बनता है एनिमे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश करी है, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कि एनिमे का एपिसोड 22 से 24 मिनट का ही क्यों होता है? आंसर इसका बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा या कितने सारे लोग जानते हैं, जिसका आंसर हम लोग देंगे इस सेक्शन में कि हाउ एनिमे इज मेड, जिसको तुम एक पाइपलाइन की तरह इमेजिन करो कि यहाँ पर पैसा डाला और यहाँ से एनिमे निकला, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि भैया किस सोर्स मटेरियल के ऊपर एनिमे बनाना है। मेजॉरिटी वो एक मांगा होता है, लेकिन हमको कभी कभी लाइट नॉवेल्स, गेम्स या फिर ओरिजिनल वर्क भी देखने मिलता है। जी हाँ, अगर आप नए हो या फिर बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया तो शायद पता ना हो, लेकिन ऐसे एनिमे भी एग्जिस्ट करते हैं जो एकदम ही न्यू स्टोरी है, कोई मांगा वांगा पे नहीं बनी। जिसका सबसे फेमस एग्जांपल देना हो तो काउबॉय बीबॉप। तुमको अगर नहीं सुना दिया तो कोई ठोका ठाके चालू कर दिया है। या फिर अगर रीसेंट एग्जांपल देना हो तो लिकरिस रिकॉय। इनका कोई मांगा नहीं है, डायरेक्टली स्टोरी लिखी गई थी एनिमे बनाने के लिए। एक बार जब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है कि हम लोग किसके ऊपर एनिमे बनाने वाले हैं, कौन सा मांगा, कौन सी ओरिजिनल स्टोरी होगी, तो उसके बाद इकट्ठा किया जाता है एवेंजर्स असेंबल और उसको कहा जाता है प्रोडक्शन कमिटी। प्रोडक्शन कमिटी को बेसिकली तुम प्रोड्यूसर्स मान लो, जो लोग पैसा लगाने वाले हैं एनिमे बनाने के लिए। लेकिन वो कमिटी क्यों है? क्योंकि इसमें जनरली एक से ज्यादा कंपनीज होती है। मांगा पब्लिशर, मान लो जुजुत्सु काइसेन के ऊपर हमको एनिमे बनाना है तो जुजुत्सु काइसेन कौन से मांगा के इधर पब्लिश होती है वो आ जाएगा, कौन से टीवी चैनल पे एयर होगी वो आ जाएगा। बहुत बार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी पैसा लगा देते हैं कि हमारे पास चाहिए तो वो लोग भी आ जाएंगे। फिर ये शो पॉपुलर हो जाता है तो इसकी मर्चेंडाइज बिकेगी, इसके टॉयज बिकेंगे, तो वो वाली कंपनीज भी पैसा लगाती है। एनिमे का एक ओपनिंग सॉन्ग होगा, एंडिंग सॉन्ग होगा, हो सकता है शो के बीच में कोई गाना चला दिया जाए तो उसके लिए एक म्यूजिक लेबल। तो समझ रहे हो, ऐसे अलग अलग फील्ड से जितनी भी कंपनीज इससे पैसा कमा सकती हैं वो आती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी सारी अलग अलग 6-7 कंपनीज हैं, बट इतनी आ सकती हैं। चेनसॉ मैन के साथ क्या हुआ, ये एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मापा ने कहा हम ही खुद करेंगे पूरा। हाँ, आज के टाइम पे चेनसॉ मैन एक काफी रेयर एग्जांपल में गिना जाता है जिसकी कोई प्रोडक्शन कमिटी नहीं है। मापा ने कहा पूरा पैसा हम लगा रहे हैं, पूरे राइट्स हमारे पास होंगे, जितना ही प्रॉफिट आएगा सब हमारे पास, फेल हुआ तो हमारा लॉस। मेरे शब्दों को तुमने ध्यान से सुना, ये काफी रेयर है क्योंकि मोस्टली प्रोडक्शन कमिटी वाला ही मामला होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंपनियां साथ में मिलकर पैसा लगाती हैं और रिस्क को शेयर करती हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, कहानी अपने पास है, पैसा अपने पास है। अब जाके स्टेप नंबर 3 मतलब एक्चुअल एनिमेशन को इन्वॉल्व करना। और जनरली जहां पर प्रोडक्शन कमेटी होती है वो फिर चूज करती है कि अच्छा तू स्टूडियो है, तू ये ले, एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे हम लोग तेरे को, मेरे को एनिमे बना के चाहिए। तो हाँ, भले ही एनिमेट करने वाला स्टूडियो लोग इकट्ठा कर रहा है, टैलेंट इकट्ठा कर रहा है, दिन ब दिन उसके ऊपर काम करके एनिमेशन बना रहा है, लेकिन वो लोग इस केस में मियर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अगर एनिमे पूरी दुनिया में फेमस हो गया और उसने बहुत सारा पैसा
पैसा कमाया, तुमको उसका कुछ नहीं मिलेगा। जो पहले से डिसाइडेड था कि ये लो तुम्हारी दिहाड़ी लो, खुश रहो। और इस केस में फिर कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्शन कमेटी कह सकती है कि मेरे को ये 6 महीने में बना के चाहिए, तुमको करना है तो करो, वरना किसी और को ढूंढ लेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि एक पॉपुलर शो है, उसके 1-2 सीजन किसी पॉपुलर स्टूडियो ने बनाया, लेकिन फिर वो ड्रॉप कर देता है कि हमको आगे नहीं बनाना। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। आई बिलीव कि ये टॉपिक अपने आप में इतना जूसी है ना कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। अगर तुमको चाहिए तो डेफिनेटली बताना, रियल लाइफ एग्जांपल्स देके हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस पाइपलाइन के अंदर जो हमने अभी तक तीसरा स्टेप देखा है, चौथा देखा, मुझे नंबर याद नहीं है, बट एक बार एनिमे स्टूडियो इन्वॉल्व हो गया, उसने एनिमेशन बना के रेडी कर दिया, तो उसके बाद बारी आती है उसको रिलीज करने की। और यहाँ पर भी सिचुएशन काफी यूनिक है। अब देखो, जो भी एनिमेशन एनिमे वगैरह बनता है ना, उसको रिलीज करने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, टीवी, ओटीटी, थिएटर के अंदर, या फिर जो होम वीडियो होता है, सीडी वगैरह बिकती है उसकी, इतने सारे ऑप्शन है एनिमे रिलीज करने के। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी और सबसे डोमिनेंट फॉर्म है टीवी के ऊपर रिलीज करना, वो भी जापान में, तो उसके कारण पूरा एनिमे का प्रेजेंटेशन शेप होता है। इसलिए तुमको एनिमे का जो भी नया सीजन है वो हर हफ्ते एक एपिसोड देखने मिलेगा, एक साथ सारा नहीं, अनलेस किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अंधा पैसा फेंक के मारा और बोला टीवी का वी डोंट केयर, अपने को डायरेक्ट हमारे स्ट्रीमिंग। तुम सुन रहे हो ये? आई थिंक ऐसा सिमिलर केस हुआ था जोजोस बिजार एडवेंचर के साथ, और इसीलिए वो जोलिन वाला पूरा आर्क बैचेस में रिलीज किया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन ऐसे केस एक्सेप्शन है, बीच में कभी कभार देखने मिल जाते हैं। मोस्टली एनिमे को टीवी पे चलाने के लिए ही बनाया जाता है। कौन है यार? गुस्से को हम लोग शांत करेंगे। मोस्टली एनिमे को जापान के अंदर टीवी पे चलाने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए वो 22, 23, 24 मिनट के होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एपिसोड को आधे घंटे का स्लॉट देते हैं, और उस आधे घंटे के स्लॉट में हमको ऐड भी चलाने हैं, ऐड से पैसा कमाना है। तो इसीलिए एपिसोड का रन टाइम 24 मिनट के आसपास, बाकी का 6-7 मिनट ऐड चलेगा। और आज के टाइम पे एडिटिंग थोड़ी सीमलेस हो चुकी है, लेकिन अगर तुम इस चीज को ध्यान में रखकर एपिसोड्स देखोगे ना, तो तुमको बीच बीच में एनिमे के एक ही एपिसोड के बीच बीच में ऐसे पॉजेस लगेंगे कि सीन बिल्ड होता है, फिर एकदम से सब कुछ रुक गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई, फिर 2 सेकंड बाद वापस चालू। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वही टीवी के ऊपर ब्रेक आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, तो उसके लिए तुमको कुछ तो बिल्ड करना है ना, ताकि लोग ऐड के बाद वापस आके देखें। आई डोंट नो तुम में से कितने सारे लोगों ने ये चीज अभी तक रियलाइज करी थी, नहीं करी थी, बट अब जब तुम देखने जाओगे ना, तब पकड़ लेना। अगला क्वेश्चन, क्या तुमने सोचा है कि एनिमे के सीजन 12 या 24 एपिसोड के ही क्यों होते हैं? वेल, इसका आंसर भी काफी ज्यादा ऑब्वियस है। मैंने तुमको बताया कि टीवी के ऊपर लगाना है, हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा, तो नेचुरली जो टीवी चैनल्स है ना, उन्होंने 3-3 महीने के स्लॉट्स बना रखे हैं, पूरे साल को डिवाइड करते हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च एक स्लॉट हो गया, अप्रैल, मई, जून दूसरा स्लॉट हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा स्लॉट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा स्लॉट हो गया। ये 3 महीने को एक साथ मिलाकर एक कोर कहा जाता है, COUR। एक और क्विक क्वेश्चन, 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? मोस्टली 12 या 13। तो तुम एज ए टीवी चैनल प्रेफर करोगे कि एनिमे इसी स्लॉट में चालू हो, इसी में खत्म हो, ताकि हम लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग सेट कर पाए। और ऐसा ही मोस्टली होता है, इसीलिए तुम नए सीजन देखोगे। पॉपुलर शो जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, उसका जो नया सीजन आने वाला है वो या तो जनवरी में चालू हो रहा है, अप्रैल में चालू हो रहा है, जुलाई में चालू हो रहा है, या अक्टूबर में चालू हो रहा है। क्योंकि ये 3-3 महीनों के स्लॉट्स में जो पहला महीना है उसमें आप चालू करो, तीसरे महीने तक खत्म करो। अगर तुमको होमवर्क चाहिए, कुछ याद करना है, तो ये जो 3-3 महीने का स्लॉट है, उनको नाम भी दिया गया है, सीजन्स कहते हैं। विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। याद कर लेना। अगली बार पूछेंगे कि समर सीजन कौन सा महीने से चालू होता है भैया, खत्म कब होता है बताओ। जनरली हर एक एनिमे का नया सीजन बनने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट अब मैं पिछले आई डोंट नो 6 सालों से एनिमे देख रहा हूं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इतना टाइम लग जाता है, वो भी तब जब शो पॉपुलर हो और उसको बैक टू बैक बना रहे हैं। कुछ सालों पहले इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेंड ऐसा भी था कि अगर तुमने 12-13 एपिसोड का एनिमे बताया, चलो कोई टेंशन नहीं, एक स्लॉट में फिट हो गया। लेकिन वहीं पर अगर 24 एपिसोड का बना रहे, या फिर कुछ एनिमे 48 एपिसोड्स का बना रहे, मतलब लगातार, तो उसको लगातार ही चलाएंगे। आई बिलीव जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 भी जो 24 एपिसोड का था, वो लगातार 6 महीनों तक चला था। लेकिन आज के टाइम पे मैं इस ट्रेंड को शिफ्ट होते हुए देख रहा हूं, जहां पर इतना लंबा प्रोडक्शन चलाने से अच्छा है कि एनिमे वाले क्या कहते हैं कि एक ही सीजन अगर 24 एपिसोड्स का बन रहा है ना, उसको हम लोग 12-12 करके रिलीज करेंगे, और बीच में 3 महीने या 6 महीने का गैप दे देंगे, स्प्लिट वाली रिलीज, जिसके कारण जो एनिमेशन टीम है वो पहले 12 एपिसोड्स पे एक साथ काम करे, वो खत्म, फिर हम लोग अगले 12 पे फोकस कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है सोलो लेवलिंग के साथ। अगर तुम उसके फैन हो और तुम सोच रहे हो यार कि उसका सीजन 3 कब आएगा, सैड न्यूज है भैया तुम्हारे लिए, सीजन 3 अभी जल्दी आते हुए दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू हुआ नहीं है। एक्चुअली उसकी अनाउंसमेंट भी हुई है क्या, आई डोंट नो। तो सोलो लेवलिंग के साथ हुआ ऐसा कि उसकी प्रोडक्शन कमिटी ने इनिशियली
24 एपिसोड्स को ग्रीन लीड किया था कि चलो ये एक पॉपुलर आईपी है, इसके ऊपर बनाते हैं एनिमे, देखते हैं कितना चलता है। 24 एपिसोड का पैसा डाल दिया और उसको उन्होंने 2 सीजन्स में रिलीज किया, 1 साल के गैप में। जनवरी 3 महीने तक 12 एपिसोड आ गए, फिर उसके अगले जनवरी 3 महीने तक अगले 12 एपिसोड, 12 या 13 जो भी है उसके अंदर, भाई एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ 24 का ही परमिशन दिया था और ये शो एक्चुअली अच्छा चल गया, तो नेचुरली तुम सोचोगे भाई अब तो सीजन 3 फटाक से बना देना चाहिए। बट नहीं, जो एनिमेशन स्टूडियो है वो कुछ और काम में बिजी है, जो उसका टैलेंट है वो कहीं और काम कर रहा है, और जो उसकी प्रोडक्शन कमेटी है वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वापस से रीनेगोशिएट करने हैं या क्या करने हैं, बट अभी तक सीजन 3 अटका हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया ना कि प्रोडक्शन कमेटी होती है, मांगा होता है, फिर एनिमेशन स्टूडियो अलग होता है, इसी के कारण यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपने सामने वन पंच मैन सीजन 3, ब्लू लॉक सीजन 2 जैसे एनिमे देखने मिलते हैं जो फैंस इतना ट्रोल करते हैं और हर कोई क्वेश्चन करता है कि ऐसा बना क्यों रहे हो, इससे अच्छा तुम मत ही बनाओ, क्या तुमको बनाते हुए नहीं दिख रहा कि दिस इज बैड। और इसी के कारण एक और चीज ट्रू है कि इट्स नॉट ऑलवेज गारंटीड अगर कोई मांगा बहुत बढ़िया है, बहुत सक्सेसफुल है, तो उसका एनिमे भी इतना ही सक्सेसफुल, इतना बढ़िया होगा। बजर्क 2016 में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनिमे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है भाई, कभी कभार वो लोग खराब एनिमे से भी पैसा कमा लेते हैं। ये कैसे होता है, ये आई थिंक वो जो मैं अगली वीडियो की बात कर रहा था उसमें साथ में मिला के बता दें। प्रोडक्शन कमेटी, एनिमे स्टूडियो और खराब मूवी से कैसे वो लोग पैसा कमाते हैं। वन पंच मैन सीजन 3 जैसे एनिमे बन कैसे रहे, तभी बनेगा जब इस वीडियो के ऊपर मेरे को 20,000 लाइक दिखेंगे। तुम बताओ कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके मैंने बताने की कोशिश करी है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एनिमे की दुनिया में नए हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्या है एनिमे, कैसे काम करता है, और तुम भी थोड़ा बहुत ज्ञान पेल सको। ठीक है, बादल मास्टर जी विदा लेते हैं, अगली बार मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखना, टाटा बाय बाय। ओ मेंबर्स के नाम काफी टाइम हो गया भाई, जो लोग अभी भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सुहास रमेश नागा भाई धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमास।